हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। मैं राजेंद्र सांखला। इस सेशन में हम कक्षा 9th की क्षितिज भाग 1 पुस्तक से अध्याय संख्या 6 जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। और हरिशंकर परसाई जी व्यंग लेखकों में माहिर माने जाते हैं, अर्थात प्रमुख व्यंग लेखकों में इनका नाम गिना जाता है। और इनके द्वारा रचित हमारी पाठ्य पुस्तक में एक अध्याय दिया हुआ है जिसका नाम है प्रेमचंद के फटे जूते, जिसे हम उपन्यास सम्राटकार, सबसे बड़ा कथाकार, जिसे युग प्रवर्तक उपन्यासकार भी कहा जाता है प्रेमचंद जी को, तो उनके बारे में इन्होंने व्यंग रूप से एक कथन के रूप में लिखा है। साथ में ही एक सामाजिक जीवन में जैसे परिवर्तनशील समाज है, जो सत्ता परिवर्तन होती है, किस प्रकार से व्यक्ति दिखावे के लिए अलग से कपड़े रखता है या दिखावे के लिए अलग से चेहरा रखता है और घर में अलग चेहरा होता है यानी कपड़ों के रूप में, तो इस प्रकार से उन्होंने यहाँ बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। तो बच्चों, इस सेशन में हम हरिशंकर परसाई जी द्वारा रचित प्रेमचंद के फटे जूते से संबंधित जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में ही सेशन में हम क्या देखने वाले हैं, प्रेमचंद के फटे जूते से संबंधित जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। अब समझ में कैसे आएंगे प्रेमचंद के फटे जूते से संबंधित जितने अभ्यास प्रश्न हैं, हमें समझ में आएंगे भी या नहीं। तो दोस्तों, जैसे इससे पहले मैंने हरिशंकर जी परसाई जी से संबंधित 2 वीडियो मैंने अपलोड करा दी है, यानी कर दी है। अब उसमें से आप लोगों को पता है कि एक तो हमने हरिशंकर परसाई जी का जीवन परिचय के साथ साथ में प्रेमचंद के फटे जूते संबंधी सारांश पढ़ा और फिर मूल पाठ प्रेमचंद के फटे जूते पढ़ा। यदि दोनों वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है तो दोस्तों यहाँ आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, और यदि वो समझ में ही नहीं आया तो फिर दिक्कत है। अब देखो, प्रेमचंद के फटे जूते दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को। ये जूता फट रहा है जिसमें उंगली बार दिखाई दे रही है, यानी कि मैं कहूं कि बाएं पैर का जूते जो फटता है जिसमें से क्या दिख रही है, उंगली बार दिख रही है। और दाएं पैर का जूता क्या है, सही है। जो एक तस्वीर है हरिशंकर जी परसाई जी के सामने उपन्यास सम्राटकार प्रेमचंद जी और उनकी पत्नी के साथ में एक फोटो है। उस फोटो को देख करके उनके जहन में आया क्यों न मैं प्रेमचंद जी के बारे में, क्योंकि वो सरल सादगी इंसान थे, वो दिखावटेपन में विश्वास नहीं करते थे, बनावटीपन शैली में बिल्कुल भी नहीं जीते थे। तो क्यों न मैं एक ऐसा निबंध लिखूं जिससे कि मैं बता सकूं किस प्रकार से। देखो, एक फोटो को देख करके, यानी फोटो खिंचाने के लिए लोग क्या करते हैं, उधार के कपड़े मांग लेते हैं, उधार के जूते मांग लेते हैं, उधार का चश्मा मांग लेते हैं, सेंट इत्र भी छिड़क लेते हैं कि खुशबू कहीं आएगी फोटो में, लेकिन ऐसा इन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया। अब इससे पहले हमने बच्चों क्या पढ़ा था, मैंने बताया था अभी कि जो मूल पाठ है, जो मूल निबंध है प्रेमचंद के फटे जूते, जो व्यंग रूप में हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है, वो पढ़ा। उम्मीद करता हूँ यह भी आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। और इससे पहले हमने हरिशंकर परसाई जी का जीवन परिचय और इस निबंध का क्या पढ़ा, हमने सारांश रूप में, संक्षिप्त रूप में पढ़ा, यानी मुख्य बातों को हमने पढ़ा कि इन्होंने किस प्रकार से, यानी प्रेमचंद जी के एक सादगी सरल इंसान के ऊपर लिखा और साथ में ही सामाजिक विषमताओं को भी इन्होंने थोड़ा सा अटकर के बताने की कोशिश की है व्यंग रूप में। तो यह सब हमें देखने को मिला है। यदि आप लोगों को फर्स्ट और सेकेंड, यदि ये दोनों वीडियो अच्छे से समझ में आ गई ना बच्चों, तो आज आपको यह जो अभ्यास प्रश्न है इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यह सब हमें पढ़ने को कहाँ मिलता है बच्चों, हमारी पाठ्य पुस्तक है जिसका नाम है क्षितिज भाग 1। तो ध्यान रखना बच्चों, कक्षा 9th पुस्तक का नाम क्षितिज भाग 1, अध्याय संख्या 6, जिसके लेखक का नाम क्या है, हरिशंकर परसाई। अब हम प्रेमचंद के फटे जूते जो हरिशंकर परसाई जी द्वारा रचित है उससे संबंधित किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, अभ्यास प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि प्रेमचंद के फटे जूते जो व्यंग रूप से एक निबंध लिखा गया उसके लेखक कौन है बच्चों, तो ध्यान रखना हरिशंकर परसाई, जो व्यंग लेखकों में प्रमुख रूप से गिने जाते हैं, यानी अग्रणी लाइन में गिने जाते हैं। अब हम देखेंगे प्रेमचंद के फटे जूतों से संबंधित क्या अभ्यास प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले। तो पहला ही प्रश्न बच्चों आपके सामने हाजिर हो चुका है, जल्दी से इसका स्वागत कर दीजिए। कौन ऐसा बच्चा है आप में से जो जल्दी से मात्र 5 सेकंड में उसका आंसर दिमाग में घूम जाएगा? ऐसा कोई है तो देखिए। हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व
कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आते हैं। यानी कि हरिशंकर परसाई जी ने जो प्रेमचंद के फटे जूते से पाठ के अनुसार जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उसमें प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं हमारे सामने प्रस्तुत होती हैं, उनके बारे में आप लोगों को बताना है। कौन कौन सी विशेषताएं आई हैं, तो बताइए जल्दी से, कौन कौन सी विशेषताएं आपको दिखाई देती हैं, जल्दी से बताइए। यानी बताने की कोशिश नहीं, बस अपने दिमाग में घुमा लो, मैं देख लूँगा कि हाँ, क्योंकि मैं चेहरे से, मतलब क्या होता है, किसी टीचर को जब 10-11 साल पढ़ाते हो जाते हैं ना, तो बच्चे का चेहरा देख करके ही या एक कमेंट का एक शब्द देख करके ही वह अनुभव कर लेता है कि हाँ, इसको तो पता है, इसको पता नहीं है। देख लो, सरल सादगी वाले इंसान थे, दिखावटीपन विश्वास नहीं करते थे और दिखावटीपन के विरुद्ध भी थे। ये सब चीज़ें उनकी विशेषताएं हमें सामने प्रस्तुत होती हैं। हरिशंकर परसाई ने उपन्यास सम्राटकार प्रेमचंद के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताएं बताई या उभर कर आई हैं, जैसे, यानी कि हमारे सामने हरिशंकर परसाई जी ने जो प्रेमचंद के फटे जूते लिखा है, उपन्यास सम्राटकार कहे जाने वाले प्रेमचंद की प्रमुख विशेषताएं हमारे सामने उपस्थित होकर आई हैं, जिसमें से प्रेमचंद का व्यक्तित्व बहुत ही साधारण था, उसमें कोई दिखावा भी नहीं था। यानी कि बहुत ही साधारण एवं सरल, मैं कहूँ प्रेमचंद का व्यक्तित्व बहुत ही सरल स्वभाव का था। आप कुछ भी लिख सकते हैं बच्चों, आप अपने अनुसार बताना है। यानी कि आपको कौन कौन सी विशेषताएं दिखाई देनी है, आपको अपने शब्दों में लिखना है, और उसमें कोई दिखावा भी नहीं था। देखो, जो फटे जूते थे प्रेमचंद के, उसमें कोई दिखावटीपन नहीं था। यदि देखो फोटो खिंचवाना है, वह फोटो तो जिंदगी भर रहेगी। बच्चे, मतलब अब प्रेमचंद के बच्चे भी है, बच्चे के फिर बच्चे होंगे, बच्चे के बच्चे होंगे, फिर भी वो फोटो जीवित रहेगी ना। तो कम से कम जूते तो मांग करके फोटो खिंचवा लेने चाहिए था ना, लेकिन ऐसा उन्होंने क्यों नहीं किया? क्योंकि उन्हें दिखावटीपन बिल्कुल भी नहीं था। वो एक सरल सादगी वाले इंसान थे, बिल्कुल सरल स्वभाव वाले इंसान से उनको कोई मतलब नहीं था कि कोई मेरे बारे में कुछ भी कहने दो। मैं जैसा हूँ, मेरे अंदर जिस प्रकार का भाव है, मैं उसी के अनुसार चलूँगा, मैं किसी के अनुसार नहीं दौड़ूंगा। नेक्स्ट है, प्रेमचंद परिश्रमी और स्वाभिमानी व्यक्ति थे। यानी परिश्रम तो करते थे क्योंकि उनका जीवन बचपन से ही संघर्ष में बीता था, और स्वाभिमानी व्यक्ति थे। यानी स्वाभिमानी तो थे ही, यही स्वाभिमानी नहीं होते तो किसी के जूते मांग लेते। वो किसी और की वस्तु मांगकर वे अपने व्यक्तित्व के प्रति खिलाफ मानते थे तथा स्वयं से समझौता करना उन्हें मंजूर नहीं था। यानी किसी और की वस्तु मांगकर पहनना, दिखावा करना, उसके खिलाफ थे वो। ऐसा वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, और स्वयं से समझौता करना तो उन्हें अच्छा बिल्कुल लगा ही नहीं था। कि बीए की, जब बीए पास ही किया था उन्होंने 10th के बाद, तो जब बीए बहुत सालों बाद किया, रुक रुक के पढ़ाई चली उनकी, तो उन्होंने, कहते हैं ना कि एक ऐसी नौकरी ज्वाइन करते हैं जिसको बाद में त्यागपत्र दे, जैसे इंस्पेक्टर भी कहते हैं, या अध्यापक के रूप में उन्होंने ग्रहण करते हैं स्टार्ट में। तो स्टार्ट में जब इन्होंने कहानियाँ या रचनाएं लिखना प्रारंभ की, तो उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते हैं, और किशोरीलाल गोस्वामी जी के अनुसार आज वर्तमान में इन्होंने 301 कहानियाँ लिखी हैं, 12 उपन्यास लिखे हैं, 3 नाटक लिखे हैं। इस प्रकार से इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। तो एक संघर्षपूर्ण व्यतीत जीवन जिया इन्होंने। तो परिश्रमी थे ही, स्वाभिमानी थे ही, और किसी की वस्तु मांगकर वे अपने व्यक्तित्व के प्रति खिलाफ मानते थे, और स्वयं से समझौता करना उन्हें मंजूर नहीं था। उनका जीवन संघर्षों में बीता था, उसके बावजूद वे परिस्थितियों के गुलाम नहीं थे। यानी कि उनका, मैंने बताया, उनका जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण था, और फिर भी वो परिस्थितियों के कभी भी, समस्याओं के प्रति कभी भी गुलाम नहीं हुए। वे प्रत्येक समस्या का डटकर मुकाबला करते थे, यथाशक्ति प्रयत्न करके समस्याओं का समाधान करते थे। यथाशक्ति जब तक शक्ति है, यानी शक्ति के अनुसार। यदि हम इस शब्द की बात करें, यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है कि उनका जीवन बहुत ही सारे, देखो आप लोगों को पता है, सामान्यतः हम बात करें कि मेरे अंदर बहुत सारे संघर्ष है, बहुत सारी कठिनाइयाँ, यदि मुझे कोई कहे गलत कार्य करने के लिए, फिर मुझे पैसे दे रहा है तो मैं कर लूँगा, आप भी कर लूँगा, अधिकतर व्यक्ति कर लेते हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा कभी भी नहीं किया। ठीक है। यथाशक्ति शब्द की बात करें तो यथाशक्ति का, इसमें समास पूछे, समास कौन सा है बच्चों? इसमें है अव्ययी भाव समास।
यदि मैं बात करूं जहां पर आप लोगों को यथा यह अव्यय शब्द दिखाई दे, कहीं पर भी दिखाई दे, कोई समास पूछ ले, 100% यहां पर कौन सा समास होगा? 100% बच्चों यहां पर अव्ययी भाव समास होगा। यानी जहां पर आप लोगों को यथा शब्द दिखाई दे, यथा का अर्थ होता है जैसा या जैसी, जैसा या जैसी। दूसरा अर्थ एक और ले हम तो के अनुसार होता है। तो यथाशक्ति में कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। और यदि समास विग्रह करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा? शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। जैसे बहुत सारे ऐसे ही शब्द हैं, जैसे यथा समय, यथा स्थिति, यथा क्रम, इस प्रकार से बहुत सारे शब्द हैं। तो ध्यान रखना जहां पर यथा शब्द आए वहां 100% कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा बच्चों। नेक्स्ट सेकंड पर्सन है, सही कथन के सामने सही का निशान लगाना है। यानी कि जो क्या है कि जो हमारा निबंध है ना प्रेमचंद के फटे जूते, जो हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है, तो उसमें से कुछ कथन यहाँ दिए जा रहे हैं। अब उन कथनों को देकर आप लोगों को सही निशान लगाना है कि वो सही है या गलत है। ऐसा नहीं है कि सही मतलब सही है तो सही सही लगाना, नहीं, सही है तो सही लगाएंगे, गलत है तो गलत लगाएंगे। यानी कि सही या गलत, यानी कि मैं लिख देता हूं यहां पर सही या गलत का निशान लगाना है। आप वैसे समझ जाओगे। तो एक एक कथन है आपके सामने। अब आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप बता सकते हैं। तो बताइए, बाएं पांव का जूता ठीक है मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है। बताइए यह कथन क्या सही या गलत है? क्या आपने जो निबंध पढ़ा प्रेमचंद के फटे जूते, क्या सही है कि बाएं पैर का जूता फटा हुआ था या दाएं पैर का फटा हुआ था? तो बताइए जल्दी से। दो ही चीजें हैं, बाएं पैर का जूता फटा हुआ था या दाएं पैर का, जिसमें से अंगुली बाहर आ रही थी, यानी अंगुली दिखाई दे रही थी पैर की। तो सोचो और बताइए सही है या गलत है? सही है क्या कथन? देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना, मैं ट्रिक से बता देता हूं। बायां और दायां, बाएं पैर का जूता फटा हुआ था, ध्यान रखना, ठीक नहीं था, वो क्या था? फटा हुआ था। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? गलत है ये कथन। सही क्या होना चाहिए था कि बाएं पैर का जूता या बाएं पांव का जूता सही नहीं था, अर्थात फटा हुआ था, और दाएं पैर का जूता ठीक था और बाएं पैर के जूते से अंगुली दिखाई दे रही थी। ये सही कथन है, ठीक है। तो बायां लेफ्ट होता है ना, लेफ्ट कहते हैं ना कि बहुत कम काम में आता है, और कुछ लेफ्टी होते हैं इंसान, तो बात अलग है। तो बाएं पैर का जूता क्या था? फटा हुआ ज़्यादा था और दाएं पैर का बिल्कुल फटा हुआ नहीं था। सेकंड है, लोग तो इत्र चुपड़कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। क्या एक कथन सही है क्या? लोग तो इत्र चुपड़कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। क्या इत्र सेंट छिड़क लेते हैं शरीर में, क्या फोटो में क्या खुशबू आती है क्या? तो बताइए क्या ये कथन सही है या गलत है? जल्दी से बताइए, यस या नो। सही का निशान लगाऊं या गलत का निशान लगाऊं? तो क्या होगा? सही है बेटा। ये क्या है? सही है। मैंने बताया था ना कि लोग उधार मांगकर या इत्र चुपड़कर भी अपने फोटो खिंचवाते हैं क्योंकि वो जिंदगी भर रहेगी। लेखक ने कहा है कि हम तो पर्दे पर ही कुर्बान हो रहे हैं। पर्दा यानी इज्जत। आजकल तो हम इज्जत, अरे इज्जत देखी जा रही है उस फोटो में, ठीक है। नेक्स्ट है, तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती है। क्या ये कथन सही है? क्या लेखक यही कहता है क्या प्रेमचंद जी से, क्या कि तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान है क्या मेरे हौसले बढ़ाती है? क्या कथन सही है गलत है? सोचो एक बार, कुछ समय, कुछ सेकंड से मैं आपको दे रहा हूं, सोचो और फिर बताइए। जो लेखक की व्यंग जो प्रेमचंद की व्यंग मुस्कान है उस फोटो में, उस तस्वीर में जो दिखाई दे रही है हरिशंकर परसाई जी को, क्या उसके हौसले को बढ़ाती है या क्या करती है? तो बच्चों ये आंसर गलत है। हौसला बढ़ाती नहीं है, हौसले को क्या करती है? पस्त करती है, ठीक है। तो ये क्या है? गलत है बच्चों। क्या है? गलत है। नेक्स्ट है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ अंगूठे से इशारा करते हो। सही है गलत है? जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ तुम अंगूठे से इशारा करते हो। बताओ सही है या गलत है? जल्दी से फटाफट बताइए।
तो क्या है ये सही है, क्योंकि लेखक ने कहा भी है, एक नेक्स्ट पर्सन भी हमारे सामने उपस्थित होगा ऐसा ही, कि जो जिसे आप घृणित समझ, जिसे आप बिल्कुल भी नालायक, जैसे मान लो नालायक समझते हो किसी को भी, किसी वस्तु को या किसी इंसान को, तो आप उसे हाथ की उंगली से इशारा न करके हाथ का जो वजन है उसे कम नहीं करना चाहते, आज हाथ की जो इज्जत है उसे कम नहीं करना चाहते आप, इसलिए पैर के उंगली से ही क्या करते हो, इशारा करते हो। तो ये क्या है बच्चों, सही है। तो इसका मतलब 2 तो सही है और 2 क्या है हमारे यहाँ गलत है। नेक्स्ट है, नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। या नीचे कुछ पंक्तियां दी जा रही हैं, उसमें जो व्यंग है उस व्यंग को आप लोगों को स्पष्ट करना है। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है, और एक जूते पर 2500 टोपियां न्योछावर होती हैं। एक टोपी पर 2500 टोपियां क्या होती हैं, न्योछावर होती हैं। तो इसमें जो व्यंग लेखक के अनुसार है उनके अनुसार बताना, साथ में आपको अपने अनुसार भी बताना है कि इसमें क्या व्यंग छिपा हुआ है। यानी आप लोगों को बिल्कुल क्या बताना है, इसमें व्यंग बताना है। क्या जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है, और एक जूते पर 2500 टोपियां न्योछावर होती हैं। इसका व्यंग स्पष्ट करना है। तो क्या होगा इसका आंसर बताइए। देखो यहां जो टोपी है, मतलब मैं कह सकता हूं पैसों वालों का, जो समृद्ध व्यक्ति है, जो धनवान व्यक्ति है, उसका प्रतीक बताया गया है। सॉरी, जूते को, टोपी को नहीं बताया गया, जूते को, ठीक है, क्योंकि जूता महंगा है। यहां पर जूता क्या है, महंगा है, और टोपी है वह कह सकते हैं हम बेरोजगारी, लाचारी, गरीबी का प्रतीक है। तो अब एक बात बताओ, वैसे हम कह सकते हैं टोपी यहां है ना, टोपी एक अर्थ हम ले सकते हैं इज्जत, जिसका व्यंग हमने स्पष्ट किया है। यहां पर टोपी इज्जत का प्रतीक है। अरे पगड़ी होती है, टोपी होती है, एक इज्जत का प्रतीक माना जाता है। यदि हम इसका उल्टा चलते हैं तो लाचारी, बेरोजगारी, बेगारी का हो गया। लेकिन यहां हम बात करें तो क्या कहा गया, देखो जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, यानी जूता हमेशा टोपी से महंगा तो है ही है, हमेशा रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है, और जूते की कीमत तो अभी तो और बढ़ गई है। एक जूते पर 2500 टोपियां, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो समृद्ध व्यक्ति होता है ना, उसके सामने लोगों की इज्जत का कोई मोल नहीं होता है। लेकिन जब जिसकी इज्जत होती है ना, उसको भी झुकना पड़ता है धनवान व्यक्तियों के सामने, समृद्ध व्यक्तियों के सामने। तो यहां तो देख लीजिए आंसर। प्रस्तुत पाठ के अनुसार जूते से तात्पर्य संपत्ति अर्थात समृद्धि से है। टोपी इज्जत, मान, मर्यादा का प्रतीक है। वैसे तो इज्जत का महत्व संपत्ति से अधिक है, लेकिन प्रस्तुति के अनुसार समाज में इज्जत को समृद्ध एवं प्रतिष्ठित लोगों के सामने झुकना पड़ता है। बात सही है बच्चों, 100% सत्य है ये। यानी इज्जत का कोई भाव मोल नहीं है किसके सामने, पैसे के सामने। लेकिन कभी कभी क्या करें, इंसान अपनी इज्जत को, अरे तुलसीदास जी ने भी तो कहा है कि इंसान अपनी पेट की आग को बुझाने के लिए, यहां तक कि अपने संतान को बेचने के लिए विवश हो जाता है। तो इज्जत तो क्या चीज हो गई, जब इंसान अपनी पेट की भूख को बुझाने के लिए, मिटाने के लिए वह अपने संतान तक बेच देता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है बच्चों, कहने का तात्पर्य यही है कि कोई भी कार्य करें हम लोग इज्जत से तो करते हैं, लेकिन काफी बार क्या होता है, इज्जत को हमें प्रतिष्ठित लोगों के सामने झुकाना पड़ता है, उसे गिरना पड़ता है। तो यहाँ यही तात्पर्य है कि जूता है वो समृद्ध है, धनवान लोगों का प्रतीक है, और टोपी इज्जत का प्रतीक है। अब इज्जत कैसी भी हो, धनवान लोगों के सामने हमेशा पैरों में ही झुकना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है व्यंग को स्पष्ट करना है। तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। लेखक कहता है ना कि तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, यानी तुमने यह फोटो जो खिंचवाई है, तस्वीर जो खिंचवाई है, यह उम्र भर रहेगी तुम्हारे साथ में तुम्हारे दादा, पोते, पड़पोते सब देखेंगे, तुम्हारे बेटे भी देखेंगे। तुम्हें इस पर्दे की, इस तस्वीर की कीमत नहीं पता, और हम जैसे कुछ लोग हैं वो पर्दे पर ही कुर्बान हो रहे हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि यहां पर्दा मतलब क्या है, इज्जत।
अरे जूता फटा हुआ है, कम से कम जूता तो बदल लेते। हम तो हमारी इज्जत के लिए परेशान हैं, हम तो हमारे स्टैंडर्ड के लोग इज्जत के लिए जीते हैं। कहते हैं ना, नाक कट गई इज्जत चली गई। नाक भी इज्जत का प्रतीक है। अरे उसकी बच्ची भग गई, उसका बेटा है वो भग गया, उसकी नाक कट गई है, उसके समाज में क्या इज्जत रह जाएगी। तो लेखक ने ये कहा है कि तुम इज्जत, थोड़ा पर्दे का महत्व नहीं जानते, तुम अपनी इज्जत का महत्व नहीं जानते थे, हम तो उस पर कुर्बान हो रहे हैं। यहां पर्दे से तात्पर्य किससे? इज्जत से है। लेखक के अनुसार हम इज्जत को अपना सब कुछ मानते हैं, इज्जत के लिए हम जी रहे हैं। बात तो सही है, यानी इज्जत को ही हम सब कुछ मानते हैं और इज्जत के लिए हम क्या कर रहे हैं? जी रहे हैं। उस पर सब कुछ न्योछावर करने को तैयार हैं। और दूसरी ओर समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए इज्जत कोई मायने नहीं रखती है। कहने का तात्पर्य क्या है? प्रत्येक इंसान लगभग अपनी इज्जत के लिए जीता है, यानी कि वह इज्जत के लिए कुछ भी कार्य करने को तैयार रहता है। लेकिन तुम्हें इज्जत का कोई भी ख्याल नहीं है, ना तुम्हें इज्जत का महत्व दिया है, ऐसा उन्होंने प्रेमचंद की तस्वीर को देख करके कहा है। लेकिन क्या करें, प्रेमचंद जी भी आदत से मजबूर थे, दिखावटीपन में बिल्कुल भी सरल इंसान थे। कोई कुछ भी कहे मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, यानी कि मेरे पास ना तो घर पर अलग से कपड़े हैं पहनने के लिए, ना किसी प्रोग्राम में जाने के लिए अलग से कपड़े हैं, किसी अच्छे अवसर पहने अच्छे, मैं वही कपड़े पहनता हूं जो घर पर पहनता हूं। जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पांव की अंगुली से इशारा करते हो, इसका व्यंग स्पष्ट करना है। यानी कि जिसे तुम घृणित समझते हो, जिसे तुम नालायक समझते हो, उसे हाथ की बजाय, हाथ की उंगली की बजाय पैर की उंगली से इशारा करते हो, इसका व्यंग स्पष्ट करना है। जल्दी से बताओ क्या होगा इसका मतलब। मैंने बताया भी था जब मैंने पढ़ाना शुरुआत की थी, तो अभी स्टार्ट किया वीडियो, तभी मैंने बताया था कि वो हाथ से जो हाथ की इज्जत है उसको कम नहीं करना चाहते नालायक व्यक्तियों के सामने, इसलिए वो पैर से इशारा करते हैं। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद मानवताहीन व्यक्तियों को किसी भी लायक नहीं समझते थे। मतलब ऐसे व्यक्ति जो मानवता को प्रति नालायक हैं, जो मानव की इंसान नहीं करता, उन मानवों के लिए क्या है? लायक नहीं समझते हैं। उन लोगों के लिए वे अपने हाथ का प्रयोग करके हाथ के महत्व को कम नहीं करना चाहते, बल्कि ऐसे व्यक्ति या वस्तु के लिए पैर से इंगित करना ही उचित समझते हैं। क्योंकि तुम केवल ठोकर मारने लायक हो, तुम्हारे लिए तो मेरे पैर की उंगली ही काफ़ी है, क्योंकि तुम मानवताहीन हो, तुम मानव के प्रति संवेदन शून्य हो, तुम बस केवल पैसों के बलबूते पे इतना कुछ जी रहे हो, इतना कुछ करो, लेकिन तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो, इसीलिए मैं पैर की उंगली से ही तुम्हारे को इशारा करता हूँ, वो भी घृणित समझ के। हाथ से नहीं, हाथ का महत्व क्यों कम करूँ? हाथ तो मुझे खाने के काम में भी आता है, बहुत कार्य करते हैं हम हाथ से, लेकिन पैरों से तो हम ठोकर मारते हैं, अच्छी जो वस्तु दिखाई नहीं देती है तो उसे ठोकर मारकर चलते हैं। ऐसे ही हरिशंकर परसाई जी ने कहा है कि तुम्हें जो घृणित समझते हो, जिन्हें तुम घृणित समझते हो, उसे पैर, हाथ की बजाय पैर की उंगली से इशारा करते हो। नेक्स्ट है फोर्थ पर्सन, जल्दी से इसका आंसर दो, कौन देगा सबसे पहले? पाठ में एक जगह पर लेखक सोचता है कि फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, यानी कि फोटो खिंचाने की यदि यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। लेकिन अगले ही पल वह विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक ने विचार बदलने की क्या वजहें हो सकती है, क्या कारण हो सकता है? यानी कि फोटो खिंचाने की यह पोशाक है तो पहनने की पोशाक तुम्हारी कैसी होगी, लेकिन तुरंत उन्होंने विचार बदल दिया। क्यों? मैं नहीं कह सकता ऐसा कि इस आदमी की, यानी कि प्रेमचंद जी की, कि ये अलग अलग पोशाकें रखते हैं, घर की अलग और अवसरों की अलग। मैं ऐसा नहीं मानता, वो केवल एक ही पोशाक रखते हैं, घर की भी और बाहर की भी, यानी अवसरों की। तो ऐसे उनके विचार बदला क्यों? क्योंकि वो दिखावटीपन, दिखाव पे विश्वास नहीं करते थे बिल्कुल भी। मेरे विचार से प्रेमचंद जी के जीवन, मेरे विचार से प्रेमचंद जी के बारे में लेखक का यह विचार रहा होगा कि समाज के लोगों की यह परंपरा है कि वह अवसरों पर पहनने के लिए अपने
कपड़े अलग रखता है, जिन्हें वह बढ़िया अर्थात अच्छा समझता है। लेकिन प्रेमचंद के कपड़े फोटो खिंचाने व अवसरों के लिए एक ही होंगे, अर्थात घर में पहनने वाले और अवसरों पर पहनने वाले कपड़े एक ही होंगे। वे दिखावटीपन पर विश्वास नहीं करते थे, लेखक को तुरंत ही ध्यान आता है कि प्रेमचंद सरल सादगी पसंद और दिखावे से दूर रहने वाले व्यक्ति थे। उनका रहन सहन दूसरों से अलग था, इसलिए लेखक ने अपने विचार बदल दिए होंगे। अपने विचारों के अनुसार बताना है कि फोटो खिंचवाने के लिए और अवसरों के लिए या घर पर पहनने के लिए कपड़े अलग अलग होते हैं। ये बात ये समाज की रीति यही है, रीति रिवाज। ये तुम कहते हो ना कि कल मुझे शादी में जाना है, मॉम डैड से बोलते हो कि क्या मुझे मॉम पैसे चाहिए, मुझे कपड़े लाना है, शादी में जाना है। मोम कहते हैं इसी कपड़ों पहन जाओ, कहता है नहीं ये तो घर के हैं, ये तो पुराने हो गए, ये फटे हो गए, ये ऐसे हो गए, ऐसे वैसे हो गए। लेकिन फिर वो सोचते हैं नहीं, प्रेमचंद सरल एवं सादगी दिखावटीपन वाले इंसान नहीं, सरल व सादगी वाले इंसान थे, दिखावटीपन वाले बिल्कुल भी नहीं थे। तो इसलिए उन्होंने सोचा, इसलिए अपने विचार बदल दिया कि इस इंसान के पास वही कपड़े हैं जो घर पर पहनता है वही है, और अवसरों पर पहनता है वही एक ही जोड़ी है। यानी कि वही कपड़े हैं जो घर पर पहनता है, वही कपड़े हैं वो जो अवसरों पर पहनता है, अलग अलग कपड़े इनके पास नहीं है। इसलिए उन्होंने तुरंत अपना विचार बदल दिया है। नेक्स्ट बताइए 5, आपने यह व्यंग पढ़ा। कौन सा व्यंग? प्रेमचंद के फटे जूते। इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बातें आकर्षित करती, यानी अब आपको लेखक की बतानी है कि लेखक की कौन सी बातें आपको आप प्रेमचंद जी के बारे में नहीं बताना है कि आपने प्रेमचंद के फटे जूते व्यंग पढ़ा आपने। अब इससे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बातें आपको आकर्षित करती हैं। क्या करती हैं? आकर्षित करती हैं। तो बताइए लेखक की कौन कौन सी बातें हैं जो आकर्षित करती हैं। सोचो जल्दी से, फटाफट, फिर उसका आंसर देना है बच्चों। आ रहा है ना मजा? बस मजे लेते हुए पढ़ो, मनोरंजन लेते हुए पढ़ो, और फिर हमें 100% नंबर लाना है। बस ये ध्यान रखना प्रत्येक एग्जाम में। लेखक एक स्पष्ट वक्ता है। लेखक स्पष्ट वक्ता है क्योंकि उसे बिल्कुल भी प्रेमचंद की तरह दिखावटापन बिल्कुल भी महसूस नहीं करता, वो स्पष्ट वक्ता है। उन्होंने यहाँ प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्वेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज के दिखावे की प्रवृत्ति और अवसरवादिता पर व्यंग किया है। यानी कि एक तो लेखक के व्यक्तित्व की सादगी और साथ में एक रचनाकार की जो अंतर्वेदी सामाजिक दृष्टि है उसका विवेचन किया है। दिखावे की प्रवृत्ति और अवसरवादिता पर क्या किया है? उन्होंने व्यंग किया है। यानी दिखाने के लिए, दिखावटीपन के लिए आप जूते भी ले लेते हो, जो फोटो खिंचवाने के लिए इत्र छिड़क लेते हो जिससे फोटो में खुशबू आए, कपड़े बदल लेते हो, चश्मा लगा लेते हो किसी का मांग कर, उस पर क्या है उन्होंने बहुत ही अच्छे तरह से व्यंग किया है। ये सभी बातें उन्होंने व्यंग के माध्यम से प्रस्तुत किया है। उन्होंने जिन उदाहरणों का प्रयोग किया गया है, उन्होंने जिन उदाहरणों का प्रयोग किया है वे व्यंग को और भी आकर्षक बनाते हैं। लोगों को बुरी लगने वाली बातों को वे अत्यंत सरलता से व्यक्त किया है। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो बातें लोगों को कड़वी लगती हैं, जो बातें लोगों को अच्छी नहीं लगती हैं, उन बातों को भी उन्होंने बहुत ही सरल तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत किया है व्यंग रूप से। यानी कि लोगों को बुरा भी नहीं लगे और उन बातों को भी वो पुटअप कर दे, आपके सामने प्रस्तुत कर दे। तो कितनी बड़ी बातें होगी कि हमें आकर्षित तो यही करती है कि आपने व्यंग रूप में समाज में दिखावटीपन और दिखावा करने वालों पर व्यंग कस दिया है, लेकिन उन्हें बुरा भी नहीं लगा और आपकी विशेषता भी हमारे सामने उपस्थित हो गई। तो यह बात हमें आकर्षित करती है। 6 है, पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों में इंगित करने के लिए किया गया है? टीले शब्द का प्रयोग याद है आपको कि लेखक ने कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग तो जब कोई आगे टीला आ जाता है तो हम थोड़ा अट करके निकल लेते हैं उससे आगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके सामने जब कोई टीला आया होगा तो आपने उसे ठोकर मारा होगा, इसलिए आपने क्या कर दिया? ठोकर मारा हो, कोई टीला आ गया और आपने ठोकर मार दिया जिससे आपको जूता फट गया। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे कोई टीला आ गया है, कोई पत्थर रोड़ा आ गया है, तो हम क्या करते हैं उसे थोड़ा बच करके निकल जाते हैं। तो यहाँ जो टीला है
वहां किस शब्द के लिए आया है? बाधा या समस्या का प्रतीक है। यहां पर कहा है ना लेखक ने कि एक जो इंसान होता है, जब कोई समस्या सामने आती है, जैसे मान लो कोई अपन रास्ते पे चल रहे हैं, राह पर चल रहे हैं, ठीक है, चल रहे हैं, ठीक है, अब कोई पानी आ गया बाहर, हम ऐसा नहीं करते पानी को जूते में, इन पानी में जूते को डाल लेते हैं, ऐसा तो नहीं करते हैं ना, कि मान लो कोई पत्थर आ गया बीच में, तो पत्थर ऐसा थोड़ी है कि उसको ठोकर मार कर फिर हटा देते हैं, नहीं, हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बच करके निकल लेते हैं उधर से, ऐसे तो करते हैं। तो यहाँ टीला बाधा का अर्थात समस्या का क्या है? प्रतीक है। टीला शब्द मार्ग में आने वाली बाधा अर्थात समस्या का प्रतीक है। जिस तरह चलते चलते रास्ते में कोई टीला अर्थात खराब राह आ जाने पर व्यक्ति को उसे पार करने के लिए कुछ विशेष परिश्रम करते हुए सावधानी से आगे बढ़ जाते हैं, यानी कि कुछ विशेष परिश्रम करते हैं। पानी आ गया, थोड़ा कूद जाते हैं, ठीक है, रोड आ गया, थोड़ा सा ऐसे स्पष्ट, थोड़ा सा अलग करके निकल जाते हैं, करते हैं ना हम इस प्रकार से, तो उन कुछ विशेष परिश्रम से सावधानी से आगे बढ़ जाते हैं। उसी प्रकार समाज में अनेक प्रकार की सामाजिक बुराइयां हैं। समाज में ऐसी बहुत सारी बुराइयां, यानी कि बुराइयां कैसे कि बहुत सारे गंदे ऐसे इंसान हैं, मन चाहे इंसान को बुरी बुरी बातें कहते हैं, तो हमें उन्हें अनसुना करके चलना चाहिए, यही एक सावधानी है। यदि आप भी उसके जैसे हो जाओगे तो फिर क्या होगा? लड़ाई होगी, लड़ाई में दोनों क्या होगा? आपस में मारपीट होगी, वो भी पिटेगा तो तुम भी पिटोगे, दो उसके टिकेंगे, दो तुम्हें, उससे फायदा क्या है? तो तुम उससे बच करके निकलो। जैसे छुआछूत, गरीबी, निरक्षरता, अंधविश्वास आदि ऐसी बहुत सारी बुराइयां जो मनुष्य की उन्नति में बाधक बनती हैं, यानी कि उन्नति में रुकावट बनती हैं। इन्हीं बुराइयों के संदर्भ में टीले शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी कि इन्हीं बुराइयों, यानी कहने का तात्पर्य जो कोई भी समस्या आपके सामने आ रही है तो उसे क्या, तुम अब तुम मुकाबला करो डट करके, अपने धैर्य से, धीरज रख करके, या उनसे बच करके निकल जाइए आप लोग, बस। ठीक है, तो बोलो समझ में आया या नहीं आया? उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। अब देखो, जैसे ही अभ्यास प्रश्न आपके समाप्त होते हैं पाठ्य पुस्तक में, तो यह भी जाने पाठ के पीछे दिया हुआ है, लगभग पाठों के पीछे अभ्यास प्रश्नों के बाद में, तो यह बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और यहाँ जो दिया गया है, कुंभन दास जी के बारे में दिया हुआ है। कुंभन दास कौन थे? वल्लभाचार्य के शिष्य थे। किसके? वल्लभाचार्य के शिष्य थे, जिनका जन्म 1468 ईस्वी में होता है, जो भक्ति काल के प्रमुख कवि माने जाते हैं, और अष्टछाप के सबसे बड़े कवि, सबसे बड़े मतलब उम्र में सबसे बड़े कवि माने जाते हैं कुंभन दास। अष्टछाप के किसके? अष्टछाप के प्रमुख कवि या सबसे बड़े उम्र दराज व्यक्ति। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में विट्ठलनाथ ने की थी। किसने? विट्ठलनाथ ने। और इस अष्टछाप में 8 कवि थे, जैसे जिसमें सबसे बड़े कौन थे उम्र में? कुंभन दास। जैसे 8 कौन कौन से थे? कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्ण दास। कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्ण दास, ये 4 तो थे वल्लभाचार्य के शिष्य। 8 थे कुल अष्टछाप में कवि, 4 शिष्य तो किसके थे? वल्लभाचार्य के। और 4 शिष्य किसके थे? विट्ठलनाथ के। गोविंद स्वामी, चित्रमल स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। तो आनंददास सबसे छोटे थे और सबसे बड़े उम्र में कौन थे? कुंभन दास। तो गोविंद, चित्र, चतुर्भुज दास और नंददास। गोविंद, चित्र, चतुर्भुज दास और नंददास, ये तो 4 इसके। कुंभन, सूरदास, परमानंद दास और कृष्ण दास, ये 4 वल्लभाचार्य। तो हमारे पाठ में कुंभन दास जी का जिक्र आता है इसमें। तो ये फतेहपुर सीकरी जाते हैं, उदाहरण देते हैं किसको? हरिशंकर प्रसाद जी प्रेमचंद जी के बारे में कहते हैं। बहुत सारे उदाहरण दिया है, जिसमें कुंभन दास जी की जब फतेहपुर सीकरी बुलाने पर गए थे तो उन्होंने एक दोहा भी लिखा था, आवाजात पनहिया टूटी, यानी कि आप जब वहाँ फतेहपुर सीकरी गए थे तो आपकी जूतियाँ घस घस करके क्या हो गई थी? फट गई थी। तो
इसलिए इनके बारे में यहाँ आया और ये भक्ति काल के प्रमुख कवि माने भी जाते हैं। ठीक है, तो यह आपको जानना बहुत अत्यधिक है। कुम्भन दास के बारे में, ये भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे, आचार्य वल्लभाचार्य के शिष्य और अष्टछापक कवियों में से एक थे, यानी उम्र में एक, यानी सबसे बड़े भी थे, ये ध्यान रखना। तो ये भक्ति काल कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि वल्लभाचार्य के शिष्य थे और अष्टछाप कवियों में से एक थे। एक बार बादशाह अकबर के आमंत्रण पर उनसे मिलने वे फतेहपुर सीकरी गए। तब यह कहा गया था, आवत जात, जाट नहीं, सॉरी बेटा, आवत जात, आवत ये टैनीय तय है, आवत जात पनहिया घिसगी बिसर गयो हरि नाम। आवत जात पनहिया घिस गई बिसर गयो गई हरि नाम। हरि का अर्थ होता है यहाँ भगवान। ठीक है, तो जब कुम्भन दास जी को अकबर जी ने आमंत्रण दिया तो उनसे मिलने फतेहपुर सीकरी गए थे। तो ऐसा लगता है, प्रेमचंद जी कह, ऐसा लगता है कि तुम भी किसी के आमंत्रण पर कुम्भन दास की तरह मिलने गए थे और जिसे चलते चलते बहुत दूर गए थे, तो जिसे तुम्हारी जूते हैं जो घस करके वो फट गए हैं। इस संदर्भ में उपयुक्त पंक्तियों का उल्लेख लेखक ने प्रस्तुत पाठ में किया है। किसने? हरिशंकर परसाई जी ने प्रेमचंद के फटे जूतों में यह पंक्ति कही है कुम्भन दास जी के बारे में। और उदाहरण स्वरूप किनके बारे में कह रहे हैं? प्रेमचंद जी के बारे में। तो बताओ बच्चों, जल्दी से समझ में आया या नहीं आया? उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। इस सेशन में बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।